Hello to my wonderful children. My name is Komal and I am your English teacher, and here I am again with another video of chapter number 4, and today we'll be solving oral comprehension check. तो जल्दी से without wasting further time we'll be starting with the very first question. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वीडियो में भी करवाया था जब मैंने पढ़ाया था, और ये क्वेश्चन वापस से करवा रही हूँ. वाई? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो तो पक्का मिशन ज्ञान पे आपको मिलेगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि वाई, क्या रीज़न था कि एन फ्रैंक को डायरी में लिखना एक बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगा. Two reasons make writing in a diary a strange experience for Anne Frank. दो reasons थे उसको जो बहुत ही strange लगते थे. सबसे पहला, one, she has never written anything before. Second, perhaps no one will be interested in the thoughts of a 13-year-old school girl. सबसे पहले उसने आज तक कुछ भी नहीं लिखा था, और सेकेंडली उसे लगता था कि कोई भी इन थॉट्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा. नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन दी इन दी थॉट प्रोसेस और इन दी कॉन्टम्पलेशन ऑफ अ 13-year-old गर्ल. 13 साल की छोटी बच्ची क्या सोचती है वो कोई भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगा. दैट इज़ वाई राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर आवर गर्ल एंड फ्रैंक. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does Anne want to keep a diary? Anne डायरी क्यों रखना चाहती थी? What thought prompted him? किस सोच ने उसको इस डायरी पे रखने के लिए मजबूर कर दिया, वो लोग हम देखेंगे. Anne wants to keep a diary because she has no friends to confide in. The very first reason that she has no friends to confide in. Repeat after me. She has no friends to confide in. आज तक उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था जिस पे वो भरोसा कर सके, जिससे वो अपने दिल की बातें कर सके. The diary will be her closest companion where she can share all her thoughts and feelings. और ये जो डायरी है वो उसके दिल के बहुत करीब होगी, उसकी फ्रेंड बनेगी, और अपने मन में जो भी उसके दिल में सारी बातें थी वो सारी की सारी बातें वो किससे करेगी बच्चों? वो सारी की सारी बातें अपनी डायरी से करेगी. एंड शी वॉन्टेड टू कन्फाइड इन पेपर मोर देन द पीपल बिकॉज शी थॉट. याद है मैंने आपको सेंटेंस बताया था, और वो सेंटेंस क्या था? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. क्या सोचा था उसने बेटा? क्या बोला था? कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में तो ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों से, इसलिए बिकॉज शी हैज़ नो वन इन हर लाइफ, बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स. सो उसने सोचा कि वो डायरी रखेगी और उसे ही अपना ट्रू कंपेनियन बनाएगी. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? देखो सेम क्वेश्चन. उसे क्यों लगा? अच्छा, ये थॉट तो आ गया कि वो पेपर पे rather than going to the people, she should keep a diary and she'll be writing each and everything in the diary. But why so? ऐसा उसे क्यों लगता था? Let us answer this question quickly. Anne had a strong feeling that paper had more patience than people. अभी लिखा हमने, देखो सेम चीज. To listen to her mental state. एन को ये लगता था पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस है उसकी बातें सुनने के लिए, रादर देन लोगों के पास इतने पेशेंस नहीं होते हैं. It was easier for her to write down all her thoughts and wishes that she had in her mind in a diary. उसे लगता था कि उसके दिमाग में जितनी भी चीज़ें, उसके दिमाग में जितना भी उसका दिमाग चल रहा था, उन सब चीज़ों को अगर वो पेपर पे लिखेगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा, रादर देन शेयरिंग इट विद अ पर्सन, विद अ ह्यूमन बीइंग. Hence, to share her secrets, she felt her personal diary was the best companion, and it was also not meant for anyone else to read. उसे लगता था कि क्योंकि उसे अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करने, और डायरी किसी को जाके बताएगी नहीं, वो सीक्रेटिव रहेंगे, वो सेफ रहेंगे, तो उसने सोचा कि rather than going to people, she should share her thoughts to a diary, because there would be no judgment, there would be no criticism, there would be no interruption, and she will be able to put her heart out on the diary. And that is why she thought that paper has more patience than people, and she must share all her things with her diary. Understood? Chalo.
सेकेंड पार्ट के कॉम्प्रिहेंशन पे आ रहे हो, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक देखो, दूसरे पेज पे तुम्हें मिलेगा, इसे हम OCC भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, Why does Anne provide a brief sketch of a family? एन को ऐसा क्यों लगा कि उसे एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन देना चाहिए अपनी फैमिली का बिफोर स्टार्टिंग द डायरी? वाई सो? लेट अस रीड. Anne provides a brief sketch of her life because she believes that without it, her entries might be difficult for others to understand. उसे ऐसा लगता था कि अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं करेगी उसकी फैमिली में कौन है, कितने लोग हैं, वो कैसा रिलेशनशिप शेयर करती है, तो इट माइट बिकम डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. बाद में कभी अगर लोग उसकी डायरी पढ़ेंगे तो वो लोग उसकी डायरी को समझ नहीं पाएंगे. अगर सडनली मैं लिखने लगूँ दैट चारुल इज कमिंग टू माई होम, लेट्स से Ritu is going, Harshit is coming. Now these are the names of my siblings. But if I don't introduce them to you, will you be able to understand anything about them? No. So that is why, because she wanted a better understanding of the diary, so she thought of sharing, she thought of introducing her family members and herself as well. Okay. Starting abruptly would make her diary stories less clear and relatable, as I told you. उसे लगता था abruptly अगर शुरू करेंगे तो क्या होगा, बहुत कम समझ में आएगा और कम relatable लगेगा, relate नहीं कर पाएंगे लोग मेरी stories के साथ. So she thought it to be very important to introduce herself and other family members so that she can make a clear picture for the people who are going to read her diary. Maybe. She was not sure. She was not going to let it read to anybody, but still she was thinking कि maybe अगर कोई पढ़ता है तो उस इंसान को समझने में थोड़ी ज़्यादा easy होगा. Next. What tells you that Anne loved her grandmother? ऐसे कौन सी चीज़ें हैं चैप्टर में जो हमें ये बताती है कि एन अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. She was sharing, she had shared a great bond with her grandmother. What are those parts? We'll quickly see. She loved her grandmother. It was because her parents went to Holland, leaving her with her grandmother in Aachen. She spent some part of her childhood with her grandmother. That's why there was a connection and bond between them. So उसके पेरेंट्स जब होलैंड चले गए थे और वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ आहन में रह रही थी अलॉन्ग विद मार्गरेट भी चली जाती है और कुछ महीने एक्स्ट्रा वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ बिताती है. तो वहाँ पर ग्रैंडमदर और एन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हुआ था. शी लव्ड हर ग्रैंडमदर टू मच एंड द काइंड ऑफ बॉन्ड शी शेयर्ड विद हर, इट वाज टोटली अल्टीमेट. she had an everlasting connection with her grandmother. बहुत प्यार करती थी वो, बहुत उसकी ग्रैंडमदर भी उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी अपनी ग्रैंडमदर से बहुत प्यार करती थी और एक बहुत अच्छा बॉन्ड दोनों शेयर करते थे आपस में. She mentions in her diary that she misses her grandmother more than anyone. और वो अपनी डायरी में, याद है जब वो 13th बर्थडे की बात कहती है कि मैंने एक एक्स्ट्रा कैंडल जलाई थी और किसी को भी शायद मैं आज तक ये नहीं बता पाई that how much I miss my grandmother, कि मैं कितना अपनी ग्रैंडमदर को आज मिस करती हूँ. I cannot share it with anyone, but I do miss her a lot. And these things tells us that yes, Anne shared a good bond with her grandmother and she loved her too much. And she had also lit an extra candle on her 13th birthday in her grandmother's remembrance. तो ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि एन एक बहुत अच्छी ग्रैंड डॉटर थी. ग्रैंडमदर लव्ड एन एंड एन रेसिप्रोकेटेड विद द सेम फीलिंग्स. आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Why was Mr. Keesing annoyed with Anne? What did he ask her to do? ये बताओ सबसे पहले मिस्टर कीजिंग एन से क्यों बहुत ज़्यादा अनॉयड थे, क्यों परेशान थे और परेशान होकर उन्होंने एन को क्या बोला, क्या करने को दिया. दिस इज़ द क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम अस. दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस. चलो जल्दी से आंसर करें. आई थिंक ये आंसर सब बच्चों को आता होगा. मिस्टर कीजिंग कौन थे? अगर कोमल नाम के स्टूडेंट हो तो बता दोगे. ही वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर. वेल डन. मेरे साथ रिपीट करो. मिस्टर कीजिंग वॉज अ mathematics teacher. Was he annoyed with Anne or not? Yes. Repeat after me. Mr. Keesing was annoyed with Anne Frank. कोई बात नहीं, लोग आपको समझेंगे स्क्रीन से बातें कर रहे हो, आप पागल हो गए हो, इट्स ओके. सबको पागल समझने दो, लेकिन आप मेरे साथ रिपीट करो. मिस्टर कीजिंग वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर. मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एन. और वो किस चीज़ से अनॉय हो गए थे? एन की टॉकेटिवनेस से. वॉट ही गेव हर? Mr. Keesing gave her extra
homework. Mr. Giesing gave her extra homework. And homework क्या था? It was a punishment essay. It was a punishment essay. ऐसे ऐसे करके आप रिपीट करते जाओगे तो पूरा चैप्टर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या था. मिस्टर कीजिंग टॉट मैथमेटिक्स टू द ऑथर्स क्लास. यहाँ पे ऑथर्स से क्या मतलब है? एन फ्रैंक, बिकॉज एन फ्रैंक की तो हमारी ऑथर है ना चैप्टर की बच्चों. तो इसलिए मिस्टर कीजिंग क्या पढ़ाते थे एन फ्रैंक की क्लास को? मैथमेटिक्स. पहला पॉइंट जो हमने रिपीट किया था. ही वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव. वो एन से बहुत परेशान थे. क्यों? क्योंकि एन बहुत ज़्यादा बात करती थी. एन किसी की भी नहीं सुनती थी. वो बस पूरे टाइम बातें करने में बिलीव करती थी. He warned her several times, but she couldn't stop talking. उन्होंने बहुत बार एन को चुप कराने की कोशिश की, वार्निंग दी, डांटा, बट एन को कंट्रोल करना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका था. He even gave her extra homework in which she had to write an essay on the subject a chatterbox. Okay. उन्होंने एन फ्रैंक को क्या कहा? एन फ्रैंक को इनफैक्ट एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया और उस एक्स्ट्रा होमवर्क में उन्होंने कहा एन फ्रैंक को कि उसे एक ऐसे लिखना है और ऐसे का सब्जेक्ट क्या था? अ चैटर बॉक्स. अच्छा जल्दी से बताओ कितने एसेज उन्होंने दिए थे एन फ्रैंक को? 3 ऐसे. कितने एसेज दिए थे? 3 essays were given to Anne Frank as punishment. Repeat after me. 3 essays were given to Anne Frank as punishment. First, a chatterbox. कौन सा सब्जेक्ट था पहला? A chatterbox. Repeat after me children. A chatterbox. Second subject was an incorrigible chatterbox. Second subject was an incorrigible chatterbox. Repeat after me. जल्दी से बोलेंगे हम. An incorrigible chatterbox. And third subject was quack 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 said mistress chatterbox. Quack 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 said mistress chatterbox. And repeat after me for the last time. Quack 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 said mistress chatterbox. 3 subjects, a chatterbox, an incorrigible chatterbox, and quack 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 said mistress chatterbox. So he has given her extra homework and that was to write an essay on the subject a chatterbox. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे. तो क्या ऐसा अपने ऐसे में उसने लिखा था एन ने और किस तरीके के कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स उसने लिखे थे ये प्रूव करने के लिए कि भैया बीइंग अ चैटरबॉक्स इज अ गुड थिंग. क्या क्या लिखा था उसने अपने पहले ऐसे में? दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम अस. चलो जल्दी से देखते हैं. इजी क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता होगा. मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लास्ट ही वीडियो में हमने पढ़ा है. सो लेट्स सी. Anne justified her being a chatterbox in her essay by clearly pointing out that she had inherited it from her mother. उसने क्लियरली लिखा कि ये जो टॉकेटिवनेस है, ये जो क्वालिटी है मेरी, ये क्वालिटी मेरी नहीं है. ये मुझे किससे मिली है? ये क्वालिटी मुझे मेरी माता जी से मिली है, मुझे मेरी मदर से मिली है. माई मदर टॉक्स who was also as talkative as her or even more. जो कि एन के जितना ही बात करती थी और एन की तरह जितना नहीं तो बल्कि उससे ज़्यादा. यानी कि एन गॉट दिस ट्रेट ऑफ टॉकेटिवनेस फ्रॉम हर मदर इन इनहेरिटेंस. उसको ये पूरी की पूरी ये जो क्वालिटी थी किस में मिली थी? इनहेरिटेंस में मिली थी, जेनेटिकली पास ऑन हुई थी एन को. She also stated that nobody could do anything about such inborn traits. और उसने ये भी कहा था कि ऐसे ट्रेट्स जो आपके साथ पैदा होते हैं, ऐसे ट्रेट्स जो आपको आपके पेरेंट्स से मिलते हैं, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इन चीज़ों का कोई भी कुछ कर नहीं सकता. और उसने ये भी कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट ट्रेट. ये बहुत एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है एक स्टूडेंट का. जैसे एक बर्ड का नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है बच्चों? मैंने आपको 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग में बताया था. व्हाट इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ अ बर्ड? इज़ टू फ्लाई. Similarly, a natural instinct of a child is to talk, is to transmit and take thoughts by talking. And that is why Anne has written all these points to convince Mr. Keesing that no matter what, sir, you please understand that talking is very important for a student. I hope ये question समझ में आया होगा. चलो next question देखते हैं. Do you think Mr. Keesing was a strict teacher?
क्या आपको लगता है मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे? मेरे हिसाब से वो स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे. इट्स जस्ट ही नीडेड अ लिटिल डिसिप्लिन. लेट अस सी द क्वेश्चन, लेट अस सी द आंसर एक्चुअली. Mr. Keesing was not an overly strict teacher, but he did not allow Anne to talk in the class. So देखो, वो बिल्कुल बहुत ओवरली एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बट येस ये भी बात थी कि उन्होंने एन को बात करने की परमिशन नहीं दे रखी थी. जब भी एन बात करती थी क्लास में तो वो अनॉय हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे. He wanted to maintain silence and discipline in his class. वो हमेशा अपनी क्लास में साइलेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करते थे. He gave her extra homework as punishment, but later in the chapter we could see that he has been convinced with Anne's arguments and started making jokes himself. लेकिन वो एन को एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं, और जब एन ने वो सारे होमवर्क्स को सबमिट किया तो मिस्टर कीजिंग अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो ये समझते हैं कि बच्चों के लिए शायद बात करना ज़रूरी है. वो खुद को मोल्ड करते हैं और फिर वो भी बच्चों के साथ एक एक हैप्पी एनवायरनमेंट में उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो विद दीज पॉइंट्स नोबडी कैन से दैट मिस्टर कीजिंग वाज एन overtly strict teacher. No, he was not. He just needed a little discipline in his class. Last question. What made Mr. Keesing allow Anne to talk in the class? This is the last question for this particular video for the OCC. I think ये last question है, और इससे हमारा मुझे लगता है पूरा का पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया इन क्वेश्चन से. तो ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर कीजिंग ने फाइनली एन को बात करने को अलाउ कर दिया? क्या हुआ था? कौन सा ऐसे था वो? क्या टॉपिक था उसका? याद है? क्वैक 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 said mistress, chatter box. ये कौन सा ऐसे था? थर्ड ऐसे था भैया. ये जो थर्ड पनिशमेंट वाला ऐसे था, इस ऐसे की वजह से मिस्टर कीजिंग ने उसको अलाउ किया था बात करना. लेकिन आंसर हम कैसे लिखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? लेट अस सी. Mr. Keesing allowed Anne to talk in class after she convinced him with her creative skills. So देखो, सबसे पहले एन ने जिस क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स को यूज़ करके जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लिखे, फिर उसको पोअम में कन्वर्ट किया, तो उस क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स से मिस्टर कीजिंग काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे. उस थॉट से मिस्टर कीजिंग बहुत इम्प्रेस हो गए थे, और शायद वो कन्विंस हो गए थे कि बच्चों को बात करना अलाउ करना चाहिए. He took the jokes in good spirit. सबसे पहली बात तो उन्होंने जोक को जोक की तरह लिया, उससे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुए. And was impressed with Anne's arguments. और जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स एन ने किए बच्चों, वो उससे इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने I'm really sorry, I'm coughing a bit today. So उन्होंने जोक्स को एकदम जोक्स की स्पिरिट में लिया, एंड उसके बाद वो बहुत इम्प्रेस हुए एन से. एंड फाइनली एन ने जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स रखे, जिस तरीके से वो अपने पॉइंट को प्रूव कर रही थी, जिस तरीके से वो इस होमवर्क को बर्डन की तरह ना लेके बट इसको एज अ अपॉर्चुनिटी सॉर्ट कर रही थी, उस चीज़ से वो बहुत इम्प्रेस हुए थे. Her poem Quack Quack Quack, said Mr. Chatterbox, which she wrote for her last essay, showed Mr. Keesing a lighter side of Anne and convinced him of her wit and creativity. तो इस जो पोअम को जिस तरीके से उसने लिखा, जैसे फादर स्वॉन को कंपेयर किया मिस्टर कीजिंग से, और डकलिंग से कंपेयर किया एन को, और इस पूरे पोअम के थ्रू उसने समझाने की कोशिश की कि सर, यू आर ईटिंग अपॉन माई क्रिएटिविटी, यू आर ईटिंग अपॉन माई टॉकेटिवनेस, यू आर ईटिंग अपॉन माई एनर्जी, यू आर ईटिंग अपॉन माई एंथुजियाज्म, बिकॉज यू वांट डिसिप्लिन बट आई एम अ वेरी इनक्विजिटिव चाइल्ड. सो शी शोड इट. उसने एक बहुत ही लाइटर साइड दिखाया कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. एक अपनी विच और क्रिएटिविटी दिखाई, जिससे मिस्टर कीजिंग बहुत इम्प्रेस हुए. दिस हेल्प्ड build a positive relationship between them, and thereafter he never assigned her extra homework. और इसी पोअम ने और उन एसेज ने मिस्टर कीजिंग और एन फ्रैंक की एक बहुत अच्छी बॉन्ड क्रिएट की, और दोनों को ही समझ में आया मोल्डिंग देयर वेज वुड ऑलवेज मेक देम, they would be able to bond together well the moment they are going to mold their ways. एन ने थोड़ा बात कम करना शुरू किया, मिस्टर कीजिंग ने उसे अलाउ किया और उसे एक्स्ट्रा पनिशमेंट नहीं दी, एंड विद दिस they both came into a good relationship of a student and teacher. And with this,
दी OCC ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक जो आपके बुक के हैं, जो कॉम्प्रीहेंशन चेक्स हैं आपकी बुक के, एक तरीके से पूरा चैप्टर हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है क्वेश्चंस के थ्रू। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो मुझे बता देना आप लोग, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एंड प्लीज़ सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के करवाए हैं, इस वीडियो में करवाए हैं, मेक श्योर आप उनके आंसर्स लिखे। 30 मिनट्स रूल को, तो 15 मिनट्स इन स्लाइड्स को आप रीड करना स्टॉप करके, और 15 मिनट्स आप बैठ के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन 1 2 3 4 जितने भी क्वेश्चंस आप 15 मिनट में कर पाते हैं उनके आंसर्स को अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट डे 15 मिनट फिर से करना। विद दिस यू विल बी रैपिंग अप विद योर चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो हम NCERT क्वेश्चंस करेंगे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉर योर ग्रेड 10 preparations, stick to Mission Gyan. And for English, where to go? Nowhere. You have to stick to Komal ma'am. Bye bye all of you. Take care.